हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-223 गोबलिन्स का हमला। ओलंपस की रणभूमि का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ ही शौर्य ने पूरी रणभूमि साफ कर डाली थी। जब शौर्य रणभूमि से बाहर आ गया, अद्विका उछलकर उसकी बाहों में समा गई। अद्विका को गले लगाकर शौर्य ने उसका सिर बड़े ही प्यार से सहलाया। वहीं उसकी बहनें यानी उसकी लड़कियों जो दूर खड़ी थी वो भी उसके पास आए और उन्होंने शौर्य को युद्ध जीतने के लिए बड़े दी। उसके बाद शौर्य ने नाइट्स कमांडर को बुलाया और उसे लेकर आसमान में चला गया। अगले ही पल वह दोनों उस जगह पर थे जहां दानव आयाम और ओलंपस आयाम की सील थी। शौर्य ने देखा कि सील आधी खुल चुकी थी और वहीं पर उस गद्दार वाल्टर का सिर कटा हुआ शरीर पड़ा था। वहीं पास ही में अदृश्य रूप में एक डेथ गॉड उस शरीर पर नजर गड़ाए बैठा था। शौर्य ने अपने हाथ से उस डेथ गॉड को इशारा किया और वह सामने प्रकट होने के बाद अपने बक्से में वापस चला गया। उसके जाते ही शौर्य ने वह बॉक्स अपनी अंगूठी में वापस रख दिया। शौर्य ने फिर उस सील को देखा और सिर पीट लिया। दानव आयाम की सील असल में एक ऐसी सील थी जिसे कोई भी आम साधक जिसने सारणी रचना सीखी है वह आराम से इसे तोड़ सकता था। शौर्य फिर अपने अंगूठी से इस आयाम को हमेशा के लिए सील करने के लिए अपनी अंगूठी से कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और फिर उसके साथ ही कुछ तांबे की प्लेट्स निकली और फिर उनके ऊपर कुछ मंत्रों को उकेर दिया और फिर सभी पत्थरों को उचित रचना में रख दिया। शौर्य ने उसके बाद उस तांबे की प्लेट को अभिमंत्रित करके उसे उस आधी खुली सील के पास लाया और उसे उसी जगह स्पेस के अंदर स्थापित कर दिया। अगले ही पल खुली सील बंद हो गई और उसके ऊपर एक पेचीदी सील उभर आई। ये सील समझने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, साथ ही साथ इस सील को खोलने के लिए साधक को देवता के स्तर पर होना पड़ेगा। सील बंद होते ही उस आयाम के दूसरे तरफ खड़े सभी दानव सकते में आ गए, पर वो लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही उस सील के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल उस रोशनी के सामने आए सारे दानव उसी जगह भस्म होकर गिर गए। पूरा मैदान जो विशाल का युद्ध के जीवों से भरा पड़ा था वह अचानक एकदम से खाली हो गया। इधर शौर्य ने सील को स्थापित करने के बाद वाल्टर की बिना सिर के लाश को उठा लिया और उसे रिंग में डाल दिया। उसके बाद उसने उसका सिर भी साथ लिया और कमांडर को साथ लेकर हवा में गायब हो गया। इस वक्त तक चर्च के पोप और बाकी होली प्रीस्ट भी वहां पहुंच चुके थे। उनके साथ कुछ शाही लिबास पहने लोग भी आए थे। पर जब उन्हें पता चला कि असल में इस रणभूमि में क्या हुआ था, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पर राजपरिवार के लोगों को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। जब शौर्य कमांडर के साथ मैदान के पास पहुंचा तो फिर एक बार फिर बाकी लोगों ने उसे घेर लिया। पोप जो अब तक चुप था उसने आगे आकर शौर्य को झुककर प्रणाम किया और उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। शौर्य ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया और रानी क्लियो की तरफ जाने लगा। पर तभी उसके कानों में एक कर्कश आवाज गूंजी, मूर्ख इंसान, क्या तुम अंधे हो या तुम जानबूझकर हमारे महाराज का अपमान कर रहे हो? अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ और उनसे माफी मांगो वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। शौर्य ने ये सुना तो उसका बढ़ाया हुआ कदम वहीं रुक गया और अचानक ही वहां पर एक भयानक दबाव फैल गया। शौर्य ने मुड़कर उस आदमी की तरफ बढ़ गया जिसने अभी ये बात कही थी। ये एक रॉयल गार्ड था। उसके आंखों से अंगारे धधक रहे थे। शौर्य उसके पास आया और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, लगता है तुम्हारा खून कुछ ज्यादा ही गर्म है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही उबाल मार रहा है। कमांडर, इसके गर्म खून को ठंडा कर दो। अगर तुम्हें लगता है तुम ये नहीं कर पाओगे तो लीना इसे अपने तरीके से ठंडा कर देगी। शौर्य की आवाज कानों पर पड़ते ही नाइट्स कमांडर आगे आया और उसने एक जोरदार लात उस गार्ड के सहने पर मारी और उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लिया, फिर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगा। उस गार्ड का पूरा थोड़ा किसी बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर दिया था। उस गार्ड को राजा के सामने ही पीटा गया था, पर वहां मौजूद कोई भी नाइट्स कमांडर के आगे नहीं जा सकता था। सिर्फ पोप ही उसे रुकने का आदेश दे सकते थे। नाइट्स कमांडर ने उसकी काफी अच्छे से सूर्य की और वह शौर्य के सामने आकर झुककर बोला, महोदय शौर्य, आपके अनुसार मैंने उसे उसके व्यवहार की सजा दी है। क्या आप इसे माफ कर सकते हैं? शौर्य ने नाइट्स कमांडर के कंधे पर हाथ रखा और बोला, वैसे आपका बेटा काफी होनहार है पर गलत समय पर भूखता है। चिंता ना कीजिए, इसे कुछ दिनों तक नाइट्स कैंप में डाल दो, सुधार लो, वरना अगली बार मैं आपको नहीं लीना को ही कह दूंगा।
इतना कहकर शौर्य ठहाका मारकर हंसने लगा। फिर वह अद्विका के साथ एल्फ रानी क्लियो के पास चला गया। रानी क्लियो ने शौर्य को देखते ही प्रणाम किया। शौर्य ने फिर अपना सिर सीधा रखकर रानी क्लियो की आंखों में देखा और उसके थोड़ा नजदीक जाकर कहा, रानी साहिबा, क्या आप मुझे आपके राज्य जाने का रास्ता बताएंगी या फिर आपको आज वापस अपने राज्य में जाने का मूड नहीं है? शौर्य की इस हरकत से रानी क्लियो के दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसकी दबी हुई भावनाएं भी अब उसके मन में हिचकोले लेने लगी थी। तभी उसे 2 बार एक आवाज सुनाई दी जो किसी मेटल के बॉल को पटकने जैसी थी। जब रानी क्लियो ने अपना सिर उठाकर देखा तो शौर्य के सिर के ऊपर 2 बड़े सूजन के उभार नजर आ रहे थे। जब रानी क्लियो ने शौर्य के बगल में देखा तो वह हैरान हो गई। शौर्य के बगल में अद्विका अपनी मुट्ठी कसके बैठी थी। शौर्य को सिर में दर्द का एहसास होने लगा था। शौर्य फिर भी मुस्कुराते हुए रानी क्लियो से थोड़ी दूर खड़े रहकर बोला, रानी क्लियो, प्लीज कृपया हमें आपके राज्य की ओर जाने का मार्ग बताएं। शौर्य की बात सुनकर रानी क्लियो ने भी कुछ नहीं कहा और वह आगे बढ़ गई। शौर्य ने अद्विका को देख और उसे अपना हाथ थामने का इशारा किया। जब अद्विका ने उसका हाथ थामा तो शौर्य भी खुशी से रानी के पीछे निकल गया। पीछे से जाते वक्त भी शौर्य की नजर रानी के पीठ और कमर को ही निहार रही थी। जब शौर्य को लगा कि उसके घूरने की वजह से अद्विका फिर एक बार उसके सिर पर 2 नए उभार बना सकती है तो उसने अपना ध्यान दूसरी ओर कर लिया। शौर्य की हरकत देखकर अद्विका भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रानी क्लियो शौर्य और अद्विका को लेकर उनके साथ के पास पहुंच गई और शौर्य को दरवाजा खोलकर उसने अंदर आने के लिए कहा। शौर्य अद्विका के साथ रथ के अंदर बैठ गया। रथ को 7 घोड़े खींच रहे थे। उनके बैठते ही अचानक रथ थोड़ा हिल गया और अगले ही पल रथ तेजी से एल्फ किंगडम की ओर जाने लगा। एल्फ किंगडम ओलंपस से ज्यादा दूर नहीं था। एल्फ किंगडम ओलंपस के पड़ोस में बसे डार्क फॉरेस्ट में बसा था। इसे डार्क फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये जंगल दिन में भी अंधेरे का एहसास कराता था। इस जंगल के अंदर काफी ताकतवर जीव रहते थे। इन्हीं ताकतवर जीवन में से एक थे गोबलिन्स। ये एक क्षुद्र प्रजाति थी जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी और इनकी संख्या काफी ज्यादा रहती है। ये ज्यादातर औरतों को अपना शिकार बनाते हैं और उनका इस्तेमाल अपनी अगली पीढ़ी बढ़ाने के लिए करते हैं। आज डार्क फॉरेस्ट में एंट्री करते ही इन गोबलिन्स को औरतों की महक आए और वो सारे घात लगाकर बैठ गए। रानी क्लियो का रथ फर्राटे से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही जंगल के नदी के ऊपर रथ पहुंचा पुल को गोबलिन्स से दोनों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल कई सारे गोबलिन्स ने रथ पर सीधा हमला कर दिया और रथ के पहरेदारों को मारने लगे। एल्फ प्रजाति के गार्ड्स तीरंदाजी में माहिर थे मगर गोबलिन्स उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे, जिस वजह से इन्हें मारना उनके लिए बेहद मुश्किल था। शौर्य ने ये देखा तो रानी क्लियो को सवालिया नजरों से देखने लगा। रानी क्लियो ने तुरंत हड़बड़ी में डरते हुए शौर्य को गोबलिन्स के बारे में बता दिया। जब शौर्य को ये पता चला तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह रथ से बाहर आ गया। रथ के छत पर चढ़कर शौर्य ने उन 100 से भी ज्यादा गोबलिन्स को देखा और उन पर टूट पड़ा। शौर्य को अपनी ताकतों का उपयोग भी नहीं करना पड़ा और उसने एक एक फटके से इन गोबलिन्स को मसलना शुरू कर दिया। कुछ पल में गोबलिन्स के लाशों का ढेर वहां लग गया। ये गोबलिन भी काफी ढीठ किस्म के थे। अपने साथियों की इतनी बुरी मौत के बावजूद भी ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अब शौर्य को इनसे चिढ़ होने लगी और उसने रिंग से कई सारे डेथ गॉड बॉक्स बाहर निकाल कर फेंक दिए। अगले ही पल वहां कई सारे डेथ गॉड प्रकट हो गए और उन्होंने इन गोबलिन्स को चींटियों की तरह मसलना शुरू किया। कुछ ही देर में जो पुल गोबलिन्स के शोर से अशांत हो चुका था वह एकदम से शांत हो गया। अंदर बैठी रानी ने ये देखा तो उसने चैन की सांस ली। शौर्य ने फिर सारथी को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। जैसे ही रथ पुल को पार करके आगे जाने वाला था तभी वहां एक खतरनाक आवाज आई। तभी गर्द झाड़ियों के बीच से एक विशालकाय गोबलिन बाहर आया। उसके हाथ में एक मुद्गल जैसा हथियार था जो बहुत ही खतरनाक दिखने लगा था। उसका हरा शरीर और लंबे लंबे नुकीले दांत बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। उसके बदन पर उसने गोल गोल बड़े बड़े मणियों की माला पहनी थी। उसे देखते ही एल्फ रानी जोर से चिल्लाई, ये गोबलिन किंग है, जल्दी से रथ रोको और खुद को बचाओ। तभी उबासी लेते हुए अद्विका बोली, अरे रानी साहिबा क्यों टेंशन ले रही हो, सामने देखो मेरा पति पहले ही वहां खड़ा है, ना तो शांत बैठ जाओ। अद्विका ने इतना ही कहा था कि तभी गोबलिन किंग का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और लुढ़कते हुए रथ के पहियों के पास आकर गिर गया। रानी की आंखें फटी की फटी रह गई।
क्योंकि गोब्लिन किंग को नाइट्स कमांडर भी हरा नहीं सकता था और उसे शौर्य ने एक झटके में खत्म कर दिया। गोब्लिन्स का हिसाब बराबर करने के बाद शौर्य वापस आकर रात में बैठ गया। अंदर आते ही अद्विका शौर्य की बाहों में सिकुड़ कर सो गई। पर इस वक्त एल्फ की रानी की आंखें चमकने लग थी। एल्फ रानी मन में ही सोचने लगी, अगर मैंने इसे अपना राजा चुना तो कैसा रहेगा। ये दिखने भी बहुत ज्यादा हैंडसम है और बेहद ताकतवर है, पर इसकी बीवी हमेशा इसके साथ चिपके रहती है। मुझे इन दोनों को अलग करने का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि मैं शौर्य को अपने मोहमाया से जकड़ सकूं। इतना सोचकर रानी क्लियो की नजरें और भी ज्यादा गहरी होकर शौर्य को निहारने लगी, पर इस बात से अनजान शौर्य अद्विका को अपनी बाहों में पकड़कर आंखें बंद करके बैठ गया था। कुछ 2 घंटे के सफर के बाद रानी का रथ एक हरे भरे और रोशनी से भरे जंगल में प्रवेश करता है। यह पूरा जंगल एकदम हरा भरा था और इसके अंदर बहुत सारे विशालकाय पेड़ दिखाई दे रहे थे। इन पेड़ों के ऊपर शौर्य ने लकड़ी से बने घरों को देखा और देखता ही रह गया। रानी के रथ के बाहर पहुंचते ही गेट पर खड़े पहरेदारों ने तुरंत प्रवेश द्वार खोला और रथ को अंदर आने दिया। रथ सीधा बढ़ती के बीच से होकर एक विशालकाय मंदिर की तरह दिखाने वाले इमारत के सामने रुक गया। ये इमारत तो नहीं थी पर एक पेड़ था, पर उसे अंदर से खोखला करके उसके अंदर बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे। शौर्य और अद्विका रानी के पीछे से उतरकर उनके साथ अंदर जाने लगे। जब वहां मौजूद एल्फ ने शौर्य को देखा तो उनकी आंखें भी चमकने लगी, क्योंकि इतना हैंडसम नौजवान उन्होंने उनके एल्फ कबीले में भी नहीं देखा था। एल्फ कबीले के अंदर लिंग गुणोत्तर असमान था। यहाँ औरतों की संख्या सबसे अधिक थी, वहीं मर्दों की संख्या ना के बराबर थी। ऊपर से एल्फ का जीवनकाल बहुत ज्यादा लंबा होता था और साथ ही इनका जन्मदर तो नेगेटिव नंबर्स में था। एल्फ की उम्र इंसानों की तरह 20 साल तक आम तरीके से बढ़ती थी, पर उसके बाद उनकी उम्र बढ़ना रुक जाती थी। शौर्य ये सब उन्हें देखकर सोचने लगा था। महलनुमा पेड़ के अंदर आते ही रानी ने शौर्य और अद्विका के लिए 2 कुर्सियां लाकर रख दी, पर रानी की नजरें शौर्य पर ही टिकी थी। मानो इस वक्त अगर उसे मौका दिया जाए तो वह लपककर शौर्य की गोद में बैठने वाली हो। अद्विका को ये समझ आया था, पर उसने इस बात को टाल दिया क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि शौर्य ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी रानी ने जंगली चाय को उनके सामने ही बैठकर बनाया और शौर्य को दे दिया। लेकिन रानी अद्विका को भूल गई थी। शौर्य भी अद्विका को अगला कप मिलने तक इंतजार करने लगा तो रानी ने कहा, महोदय चाय लीजिए, आप ऐसे क्यों रुके हैं। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुरा कर कहा, अरे लगता है आप मेरी पत्नी को चाय देना भूल गई क्या। ये सुनकर रानी सकपका गई और उसने तुरंत चाय का कप भरकर अद्विका के आगे कर दिया और माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ करना अद्विका जी, मैं हमारी समस्या के बारे में सोचने में इतनी खो गई कि मैं आपको चाय देना भूल गई। अद्विका ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और मन ही मन बोली, ऐसा बोलो ना कि मेरे पति पर डोरे डालने में तुम बिजी थी इसीलिए तुम मुझे भूल गई। अद्विका ने भी शांति से कप उठा लिया तो शौर्य ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद रानी ने सीधा मुद्दे की बात की, महोदय शौर्य, हमारी समस्या हमारे वन में स्थित विश्वतरु है। पृथ्वी पर कली का प्रभाव बढ़ने से विश्वतरु दिन बे दिन कमजोर हो रहा है और उसके कमजोर होने की वजह से हम एल्फ जाति के लोगों का जीवन भी लगभग नष्ट होने की कगार पर है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे विश्वतरु को बचाए। शौर्य के लिए विश्वतरु ये नाम बिल्कुल नया था। उसने सिस्टम से अपने सवाल का जवाब पूछा, सिस्टम ये किस पेड़ के बारे में बात कर रही है। सिस्टम ने एकदम तुरंत एक पैनल खोल दिया और शौर्य के सामने उसकी जानकारी भेज दी और गुस्से से बोली, आजकल तुम मुझे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए ही इस्तेमाल करते हो। साला लगता है अब उनकी कोई कीमत है इच नहीं। शौर्य ने सिस्टम के गुस्से को इग्नोर किया और पैनल पर झलक रही जानकारी को पढ़ने लगा। जानकारी पढ़ने के बाद शौर्य की आंखें चमक उठी। क्या पढ़ा था शौर्य ने इस पेड़ के बारे में? क्या ये कोई खजाना है? क्या इसका संबंध शौर्य से है? क्या ये पेड़ कोई पौराणिक वस्तु है?